So till now we have discussed about Orientalists, their viewpoint. What was the viewpoint of Orientalists? Who were Orientalists? ठीक है? And what were they think of Indian culture or ancient Indian culture, and how they want to promote it or why they want to promote it. अब इसी में उनका जो भी व्यू पॉइंट था वो रीडिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है? वो सिट डाउन बेटा, वो रीडिस्कवर कर रहे हैं, और उन रीडिस्कवर जो अपना उनका व्यू पॉइंट है वो कई लोग क्या कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। बेटा नहीं समझ आती आपको? एक बार वो क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कुछ लोग। उनका क्या व्यू पॉइंट है? ओरिएंटलिस्ट का तो व्यू पॉइंट हमने देख लिया, उनका व्यू पॉइंट क्या है ना। अब दूसरे जो इनके अगेंस्ट हैं, मतलब वो ओरिएंटलिस्ट के व्यू पॉइंट को क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, इनके अगेंस्ट हैं। वो कौन से थे? वो एंग्लिसिस्ट, वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग क्या है आपकी बुक में? ग्रेव एरर्स ऑफ ईस्ट, है ना। इसी हेडिंग में इनके व्यू पॉइंट को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ग्रेव एरर्स ऑफ ईस्ट ये हेडिंग है, और इसी हेडिंग में कि ग्रेव एरर क्या है, व्हाट इज द ग्रेव एरर, ग्रेव एरर ऑफ ईस्ट, ईस्ट की ग्रेव एरर है क्या। Yes, Lavish. Who were Anglicists? Who were Anglicists? Who? And who were Orientalists? Yes, beside you. हाँ जी, be attentive in class. So from the early 19th century, अर्ली 19th सेंचुरी से ही कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो इन ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। जब ये अपना व्यू पॉइंट आगे रख रहे थे तो कुछ इनके अगेंस्ट भी थे, ठीक है। उनका मानना क्या था, ये जिनका जो एंग्लिसिस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये कह रहे थे कि जो ईस्ट का लिटरेचर है, जो भी ईस्ट का, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो रिडिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है, एंशियंट कल्चर को, एशियन कल्चर को, एशियन लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो ईस्ट की नॉलेज है जिसको वो स्टडी कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज फुल ऑफ एरर्स, कि उसमें क्या है, बहुत सारी एरर्स हैं, एंड दैट इज अनसाइंटिफिक। ये क्या है, जो ईस्ट की नॉलेज है, तो वो नॉलेज जो है ईस्ट की, दैट इज, ईस्ट की नॉलेज क्या है, दैट इज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है उसका, ठीक है, वो क्या है, अनसाइंटिफिक है नॉलेज। और साइंटिफिक नॉलेज कौन सी है, इंग्लिश एजुकेशन में जो नॉलेज दी जा रही है, ठीक है, वो क्या है, वो साइंटिफिक नॉलेज है। और जो ओरिएंटलिस्ट है उनको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इस इंडियन कल्चर को ज्यादा स्टडी करने में, ठीक है। और जो अरेबिक, संस्कृत लैंग्वेज, लिटरेचर को ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें उनको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो नॉलेज है इट इज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक, ठीक है। अब एक इसमें से जो एंग्लिसिस्ट हम बात करेंगे वो है J.S. मिल, ठीक है, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। Who was J.S. Mill? He was a political thinker, and what special about him we have discussed in first topic. Yes, Raghav. उसने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पीरियड्स में, है ना, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और बाद में ही ऑल्सो टोल्ड
कि दैट ब्रिटिशर्स कुड ओनली सिविलाइज इंडिया, ठीक है। तो ये उसका व्यू पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा है। अब जो जेम्स मिल थे, he was also one of them who attacked at ओरिएंटलिस्ट, जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट का क्या किया, क्रिटिसिज्म किया, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि हमें जो यहाँ के नेटिव्स हैं, इंडियंस हैं, उनको वो चीज नहीं पढ़ानी जो वो चाहते हैं, because native want to be learn in their own language, so we don't have to teach them in what they want, ठीक है। and by teaching them in the literature and language of the natives, orientalists were of the view that they will win the heart of people, that they will become or they will got a place in the hearts of Indians, है ना, by promoting their language and culture। लेकिन जेम्स मिल का क्या व्यू पॉइंट था कि हमें नेटिव्स को वो एजुकेशन नहीं देनी वो जो वो चाहते हैं, बल्कि हमें क्या करना है, हम एजुकेशन दे रहे हैं उन्हें, है ना, हम उन्हें क्या दे रहे हैं, एजुकेशन। तो एजुकेशन का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, एजुकेशन का मोटिव क्या होता है कि हमने क्या करना है, हमने उनको वो चीज पढ़ानी है जो यूजफुल भी है और जो प्रैक्टिकल है, ठीक है। एजुकेशन का मोटिव क्या होना चाहिए, यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। और वो क्या कह रहे हैं कि जो ये ईस्ट की नॉलेज है वो क्या है, एरर से, फुल ऑफ एरर एंड अनसाइंटिफिक है, जबकि हमें एजुकेशन उन्हें कौन सी देनी चाहिए, यूजफुल और प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इसलिए हमें उन्हें, ओरिएंटलिस्ट को वो क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। और यूजफुल और प्रैक्टिकल नॉलेज कौन सी है, जो उनकी यूरोपियन लैंग्वेज है, यूरोपियन कल्चर है, यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम है, वो क्या है, वो ज्यादा साइंटिफिक है ना, क्योंकि वहां पे कुछ इन्वेंशंस भी अभी हो चुकी हैं, जैसे हमने पढ़ा इस टाइम पीरियड में इन्वेंशंस भी हो रही थी, तो उनको लग रहा था कि हम ज्यादा साइंटिफिक है, हम ज्यादा एडवांस, हम ज्यादा डेवलप्ड हैं, ठीक है। तो इनसे हम ज्यादा डेवलप है, तो उनको वो नॉलेज देनी चाहिए। So Indians should be made familiar with the scientific, technical जो advances हो चुकी हैं, development हो चुकी हैं वेस्ट कंट्रीज में, ठीक है। सो रादर देन कि उनको यहाँ के उनकी लैंग्वेज की पोइट्री वगैरह, सैक्रेड जो उनका लिटरेचर है वो पढ़ाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी मिस्टेक्स क्या है कि नो डाउट साइंटिफिक नॉलेज इज यूजफुल, लेकिन हम पिछले नॉलेज को बिल्कुल ही गलत बोल दें तो वो भी गलत है ना। तो इसलिए यूजफुल और प्रैक्टिकल तो एजुकेशन का एम होना ही चाहिए, लेकिन जहां पे आप जिनको एजुकेशन देनी है उनके सारे कल्चर को सब कुछ आप बिल्कुल फुल ऑफ एरर्स बोल रहे हो, तो वो चीज गलत है। अब जेम्स मिल के साथ एक और नाम आता है यहाँ पे, थॉमस बेबिंगटन, ठीक है। जेम्स मिल और एक और नाम है थॉमस बेबिंगटन, ठीक है। और थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले, ठीक है। तो मेनली मैक्यूले कई बार नेम लिखा होता है, तो ये लिखा ही नहीं होता है ना। सो अब इसमें बीच में MACAU, ठीक है, मैक्यूले। सो अब इन्होंने भी, जैसे कि जेम्स मिल थे क्रिटिसाइज कर रहे थे और ओरिएंटलिस्ट को, ये भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, और ये ज्यादा आउटस्पोकन थे, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, और he was also one of the most, we can say, critique of these orientalists। और उन्होंने क्या कहा, they also saw India as uncivilized, उन्होंने इंडिया को क्या कहा, uncivilized, ठीक है, जैसे हमने पहले भी ये पढ़ा। तो uncivilized है, so इनको हमने क्या करना है, they needed to be civilized। so ईस्टर्न नॉलेज की उन्होंने कहा कि जो भी ये ईस्ट में नॉलेज है ना हमारे पास, तो ईस्ट में नॉलेज की कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है। यहाँ पे भी हमने देखा कि देयर वर मेनी बुक्स, लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, कई तरह के लिटरेचर था, एंशिएंट लिटरेचर, जिनको कि ओरिएंटलिस्ट स्टडी कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नो ब्रांच ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन की कोई ब्रांच ही ऐसी नहीं है जो कि साइंटिफिक हो, जो कि हम कह सकते हैं कि सिविलाइज्ड कर सके लोगों को, ठीक है। सो he denied all the eastern knowledge। और उन्होंने एक लाइन भी इसमें लिखी हुई है कि what he said, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा, मैक्यूले स्टेट कि a single shelf of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। yes, क्या मीनिंग है इस लाइन का,
Yes, anyone else also raise your hand, बेटा. हाँ जी, अर्शप्रीत. कि इंडियन कल्चर इट हैज नॉट ऑफ मच यूज. ठीक है, ना तो इंडिया कल्चर इतना यूजफुल है, ना ही उसमें हम कह सकते हैं कोई साइंटिफिक नॉलेज है. लेकिन जो यूरोपियन नॉलेज बुक्स हैं वो इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक और प्रैक्टिकल यूजफुल हैं कि उन वहां की लाइब्रेरी में से एक शेल्फ भी हम ले लेना, एक शेल्फ पे जितनी बुक्स पड़ी हैं तो वो सारे इंडियन लिटरेचर के क्या हैं, तो वो भी ज्यादा वर्थ रख रही है. तो ये है इस लाइन का मीनिंग, है ना. तो इट मीन्स कितना वो हम कह रहे हैं कि उसको डी वैल्यू कर रहे हैं. ठीक है, इंडियन कल्चर को. वर्थ मतलब कि जो यूरोपियन जो भी बुक्स लिखी गई हैं, लिटरेचर लिखा गया है, वो ज्यादा यूजफुल है, वो ज्यादा यूजफुल है, प्रैक्टिकल है, ज्यादा साइंटिफिक है. लेकिन इंडियन लिटरेचर में कोई ब्रांच ऐसी है ही नहीं जो क्या हो ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज दे सके. ठीक है, तो इसलिए अगर हम यूरोपियन लाइब्रेरी में से कोई एक अच्छी गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, ठीक है, तो किसी अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक शेल्फ भी लेंगे तो उसमें ज्यादा हमें नॉलेज मिलेगी, जबकि पूरा एशियन कल्चर पढ़ लेंगे तो उससे हमें नॉलेज नहीं मिलेगी. ये कहने का मतलब है. ठीक है, सो ही अर्ज्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी मोटिवेट किया कि वो अपनी जो भी गवर्नमेंट का मनी है वो इस ओरिएंटलिस्ट के फेवर में ना पैसा वेस्ट करे. ठीक है, तो उन्हें क्या करना चाहिए. ही एम्फेसाइज्ड, ठीक है, उन्होंने अनसिविलाइज्ड कहा. ठीक है, जो भी इंडियंस हैं, हम कह सकते हैं कि इंडियन टेक्स्ट है. ठीक है, इंडियन टेक्स्ट है, उसको अनसिविलाइज्ड कह दिया कि नो साइंटिफिक नॉलेज, कि उसमें कोई ब्रांच ऐसी है ही नहीं जहां से हमें क्या मिल सके, साइंटिफिक नॉलेज मिल सके. और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एम्फेसाइज किया. एम्फेसाइज किसको किया, अब ये दोनों ही हम एंग्लिसिस्ट का व्यू पॉइंट कर लेते हैं. इन्होंने एम्फेसाइज, एम्फेसाइज किसको किया, किसे किया एम्फेसाइज, ओरिएंटलिस्ट को तो क्रिटिसाइज किया है ना उन्होंने, ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज किया है. और एम्फेसाइज किसको किया है, नीड टू टीच इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, नॉट ऑन द नेटिव लैंग्वेज. ठीक है, एम्फेसाइज द नीड टू टीच इन विच लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज. क्लियर, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि व्हाई दे वर एम्फेसाइजिंग. अब उन्होंने और क्या इसमें ज्यादा अपने वो भी पॉइंट्स बताए. ठीक है, एक तो उन्होंने एम्फेसाइज कर दिया कि अब एम्फेसाइज कर रहे हैं कि एक पहले बता दिया कि नो साइंटिफिक नॉलेज इन द लिटरेचर ऑफ ईस्ट, इट इज अनसिविलाइज्ड, नेटिव्स आर अनसिविलाइज्ड, दे नीड टू बी सिविलाइज्ड, सो वी शुड एम्फेसाइज टू टीच देम इन इंग्लिश. उसके बारे में और वो क्या कर रहे हैं, अपने और व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं कि हम जब उनको टीच करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में तो क्या होगा, जो नॉलेज होगी, जो यूरोपियन नॉलेज है, सो वी विल अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड हैज प्रोड्यूस्ड. तो हम क्या करेंगे, इंडियंस को अलाउ करेंगे टू रीड द फाइनेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, कि वो क्या करेंगे, जो वर्ल्ड में फाइनेस्ट लिटरेचर प्रोड्यूस हो चुका है जो कि यूरोपियन कंट्रीज में ही है, तो वो उसको रीड कर पाएंगे. ठीक है, तो इसलिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि जो लिटरेचर है यूरोपियन कल्चर का वो किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज ही उनको क्या करनी है, पढ़ानी है. यस रुद्रांश, गिव मी. फर्स्ट उन्होंने बोला कि इंडियंस विल बी एबल टू रीड द फाइनेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड. उनको पढ़ने को मिलेगा फाइनेस्ट लिटरेचर जो कि यूरोपियन लिटरेचर ही है. देन दे विल बिकम अवेयर ऑफ द एडवांसमेंट्स. वो क्या होंगे, इंडियंस विल बी अवेयर ऑफ द एडवांसमेंट और डेवलपमेंट्स ऑफ द यूरोप. उनकी उन्हें अवेयरनेस आएगी उनमें. दे विल बिकम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स
whatever we have done in science and philosophy, जो साइंस और फिलोसफी में हमने एडवांसमेंट की हुई है, साइंस और फिलोसफी में जो जो हमने एडवांसमेंट की हुई है वो सारी इनको नॉलेज उसकी मिलेगी. एंड देन thus they will civilize them. इस तरह वो क्या करेंगे, इन लोगों को सिविलाइज करेंगे, उनके टेस्ट, उनकी वैल्यूज को चेंज करेंगे और साथ ही में साथ उनके कल्चर को, और इस तरह वो उन्हें क्या बना देंगे, सिविलाइज, बाय चेंजिंग देयर कल्चर, देयर वैल्यूज, ठीक है, एंड देयर टेस्ट. अगर वो इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ेंगे, अगर जैसे आप बच्चे हो, आप इंग्लिश मूवीज देखते हो या फिर बॉलीवुड में देखते हो, जो भी हीरो हीरोइंस कर रहे हैं, तो आपको सेम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो, फॉलो करते हो, ये गैजेट्स हैं, वो गैजेट्स हैं, है ना, ये देखा था हमने उस सेलिब्रिटी को डाले हुए, तो ये भी हम डाल के देखते हैं. तो आपका टेस्ट चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एजुकेशन लेंगे. जब वो एजुकेशन लेंगे तो उनका टेस्ट चेंज होगा, ठीक है, दे विल अट्रैक्ट टू यूरोपियन कल्चर and then it will change their values also. और जब टेस्ट चेंज होगा, वैल्यूज चेंज होगी, तो उनका कल्चर भी धीरे धीरे यूरोपियन बनता जाएगा. तो जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, जो कॉलोनियल जिन पे वो रूल कर रहे हैं, नेटिव्स, वो सारे उनको क्या करने लगेंगे, फॉलो करने लगेंगे और अपने आप वो उनके मास्टर्स बन जाएंगे. ठीक है, ये क्लियर हो गए. इसके बाद अब मैक्यूले ने बहुत माइन्यूटली स्टडी किया, बड़े अच्छे अच्छे रीजंस दिए, है ना, कि क्यों हमें ये इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी है. तो इसलिए फॉलोइंग द मैक्यूलेस माइन्यूट, जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक एक्ट पास किया, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 35. ठीक है, कौन सा एक्ट पास किया गया, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1935. ठीक है, सो इसके बाद इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1935 इंट्रोड्यूस किया गया, और इस एक्ट में 1835 है. ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वाज इंट्रोड्यूस, और इस एक्ट में क्या कहा गया कि डिसीजन विल बी मेड. अब एक डिसीजन ले लिया गया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश, कि जो भी नॉलेज दी जाएगी, जो भी एजुकेशन सिस्टम होगा, एक चीज तो उसमें फाइनलाइज है कि मीडियम जो होगा वो इंग्लिश ही होगा. ठीक है, एक चीज क्या कर दी उन्होंने, फाइनलाइज कर दी कि मीडियम इंग्लिश होगा. एक इसमें मीडियम इंग्लिश हो गया, एक इंग्लिश मीडियम हो गया इसमें. उसके बाद देन टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन, जैसे हमने पहले देखा कि उन्होंने मद्रसास और हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिए थे. तो जो भी इस तरह की इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश की गई हैं, जहां पर भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जो कॉलोनियल उस टाइम पे कंपनी है वो उन्हें सपोर्ट कर रही है, तो वो स्टॉप प्रमोटिंग देम दैट ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, जैसे कलकत्ता मद्रसा या बनारस संस्कृत कॉलेज, तो उनको प्रमोट करना बंद कर देना चाहिए. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स, स्टॉप प्रमोटिंग, जो भी ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस बनाई गई थी उनको प्रमोट करना बंद कर दें. क्लियर. उसके बाद these institutions were seen as the temples of darkness. अब इस तरह इन इंस्टीट्यूशन को अब क्या समझे जाने लगा कि वो तो डार्कनेस के टेम्पल्स है, वहां से हमें कोई नॉलेज नहीं मिलेगी. ठीक है, एंड दे विल फॉलिंग देमसेल्व्स इनटू डिके, वो अपने आप को एक बिल्कुल हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय करने वाली बात है. उसके बाद अब नई टेक्स्ट बुक इंग्लिश की वो प्रोड्यूस होने लगी स्कूल के लिए. ठीक है, अब इसी के बाद जो उनका ये एजुकेशन का हमने पूरा देखा कि किस तरह उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को फेवर किया. ओरिएंटलिस्ट ने अपने व्यू पॉइंट्स दिए, एंग्लिसिस्ट ने अपने व्यू पॉइंट दिए, और ज्यादा फेवर और ज्यादा इंप्रेसिव या ज्यादा किसने इंग्लिश गवर्नमेंट को मोटिवेट किया,
मैक्यूले के व्यू पॉइंट्स ने, ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ पे तो कंपनी रूल कर रही थी ना 1857 से पहले, 1857 से कंपनी का ही रूल था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किसने किया, यहाँ पर इंडिया में इम्प्लीमेंट किसने किया, कंपनी ने, है ना, कंपनी के जो ऑफिशियल से। तो एक्ट पास हो गया, तो ये डिसाइड होगा कि अब क्या होगा, इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा और जितने भी ओरिएंटलिस्ट एजुकेशंस हैं, ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस है, वो अब प्रमोट नहीं की जाएंगी। ये तो फाइनलाइज हो गया। अब इसी के बाद एजुकेशन फॉर कॉमर्स की ये जो भी एजुकेशन थी, एक तो ये बहुत अच्छा इसमें मॉरल मोटिव दिख रहा है, कल्चरल मिशन दिख रहा है ना, लेकिन इसी के साथ साथ क्या है, वो कंपनी थी, ट्रेड करने के लिए आई थी, प्रॉफिट उसका मेन मोटिव था, तो दैट इज ऑल्सो एजुकेशन फॉर कॉमर्स। तो ये जो एजुकेशन थी ये किसके साथ रिलेट हो रही थी, कॉमर्स। कॉमर्स मींस ट्रेड एक्टिविटीज, ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज, जो भी मनी के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, ठीक है, बिजनेस हम मान ले, तो एजुकेशन फॉर कॉमर्स कि वो अपने ट्रेड के लिए ही जो भी उनको एजुकेशन दे रहे थे वो दे रहे थे। अब वो हम देखेंगे, जैसे 1854 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच, पूरा एजुकेशनल का पूरा प्लान बनाया। अब ये एक्ट तो पास हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास कर दिया। अब कंपनी के गवर्नर जो भी कोर्ट ऑफ जनरल थे, उनके डायरेक्टर्स थे, उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने अपना पूरा एक एजुकेशनल प्लान बनाया। और उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट कौन थे, चार्ल्स वुड। कौन थे प्रेसिडेंट, चार्ल्स वुड। तो उनके अंडर लीडरशिप में एक डिस्पैच भेजा गया, एजुकेशन डिस्पैच, जिसको क्या कहा गया, वुड्स डिस्पैच, ठीक है। ये आपने पूरा रीड करके रखना है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर रहे हैं, बोर्ड पे मैं लिख दूं, ये इरेज कर दूं, पॉइंट्स लिख लिए सभी ने, ठीक है। चलो इसको, इससे पहले मुझे एंग्लिसिस्ट के व्यू पॉइंट्स बताओ। हु विल टेल मी द व्यू पॉइंट्स ऑफ एंग्लिसिस्ट, हाउ दे एम्फेसाइज्ड द इंग्लिश एजुकेशन, what efforts or what we can say arguments they give to promote English education than the native education. हाँ जी शाह, Asian and the Orientalist studies were not practical and they were not useful. एक व्यू पॉइंट उन्होंने ये रखा कि ये अनसाइंटिफिक है, यूजफुल नहीं है, नॉलेज ऑफ ईस्ट, इट इज फुल ऑफ एरर्स। एंड साइंटिफिक नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, यूजफुल नॉलेज कौन सी है, यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है। और उस एजुकेशन को देने से क्या होगा, ये फायदे होंगे हमें, है ना, इंडियंस को अच्छा लिटरेचर पढ़ने को मिलेगा, उनमें अच्छी नई एडवांसमेंट्स है, उनकी नॉलेज उन्हें आएगी और ग्रेजुअली वो क्या होंगे, सिविलाइज होंगे। जब उनके कल्चर अच्छा हो जाएगा, जब उनका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है, अच्छी नॉलेज लेंगे, तो इस तरह वो सिविलाइज हो जाएंगे। क्लियर। तो ये सारे व्यू पॉइंट्स उसने दिए और इन्हीं व्यू पॉइंट्स के बेस पे फिर एक्ट पास हो गया। अब उस एक्ट पास होने के बाद जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी वुड डिस्पैच एक रेडी किया और वो पूरा प्लान जो था, वो सारी एजुकेशनल पॉलिसी हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज आउटलाइन, और वो पॉलिसी अब कहाँ फॉलो होनी थी, इंडिया में। एंड इसमें एक बार फिर से जो भी यूरोपियन लर्निंग के बेनिफिट्स, उसको ही एम्फेसाइज किया गया। और इसमें जो इसका प्रैक्टिकल यूज हम कह सकते हैं, वो क्या था, इकोनॉमिक, जो कि एडवांटेजेस होंगे हमें यूरोपियन लैंग्वेज को देने में। क्या होगा, एक तो फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कि जो ट्रेड और कॉमर्स का फ्लो होगा उसकी एक्सपेंशन होगी। कैसे होगी, जैसे हम इस कंट्री के रिसोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं, हम उनको यूरोपियन वे से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि यूरोपियन का लिविंग स्टाइल कैसा है, उनकी थिंकिंग कैसी है। अगर वो लिटरेचर पढ़ेंगे तो उनकी थिंकिंग भी समझेंगे, उनके लिविंग स्टाइल को भी समझेंगे कि जो यूरोपियन है उनका लिविंग स्टाइल बहुत स्टैंडर्ड का है, ठीक है, और यहाँ के लोगों का जो स्टाइल है वो अनसिविलाइज्ड है। तो वो इस चीज को समझेंगे, उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड दे विल
चेंज देयर टेस्ट डिजायर, अपनी डिजायर्स चेंज करेंगे, अपना टेस्ट चेंज करेंगे, एंड देन विल क्रिएट अ डिमांड। और क्या करेंगे, जब उनका टेस्ट चेंज होगा, जब उनकी डिजायर्स चेंज होंगी तो क्या होगा, उनकी डिमांड होगी। किसके लिए डिमांड होगी, यूरोपियन गुड्स के लिए। यस शब्द, यूरोपियन गुड्स के लिए डिमांड होगी, ठीक है। और यूरोपियन गुड्स, अब वो डिमांड होगी तो क्या करेंगे, वो मार्केट में ऑलरेडी वहां यूरोपियन इंडस्ट्रीज की बनी हुई चीजें लेके आ रहे हैं, तो उनकी सेल अच्छी होगी, ठीक है। तो देयर सप्लाई that they have flooded the Indian markets, if they will change the taste of Indians, then the demand of their industrial products will increase, and last में benefit किसको होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि यहाँ पे ट्रेड तो कर ही रही है अभी, ठीक है। सो इंडियंस would begin to appreciate, वो appreciate करेंगे and buy the things that has been produced in Europe, ठीक है। एक तो ये फायदा इसमें होगा। सो